बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, आसाम में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, सब जगह फैले हुए। अब हमने एक संकल्प लिया है। हमारा संकल्प ये है कि जिन जिन भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने 330 लाख करोड़ रुपए लूटकर विदेशों में रखा है, ये पूरा पैसा वापस लाना है और इसी से देश की गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना है। आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये पैसा आ सकता है? हाँ, आ सकता है। हमने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि ये पैसा 3 तरीके से वापस आ सकता है। एक तो ये है कि अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट इस 330 लाख करोड़ रुपए को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे तो ये सारा पैसा वापस आ सकता है। क्यों? जब पैसा राष्ट्र की संपत्ति होता है तो राष्ट्र में ही जमा हो सकता है, वो विदेशी बैंकों में जमा नहीं हो सकता। जब तक पैसा व्यक्तिगत संपत्ति होता है वो दुनिया में कहीं भी जमा होता है। जब वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाता है तो वो राष्ट्र में ही जमा हो सकता है। तो इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा दें तो ये पैसा आ जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, भारत की संसद से एक कानून बनवा दें कि 330 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में चला गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, संसद कानून बना दे तो ये पैसा वापस आ सकता है। और तीसरा और आखिरी रास्ता है कि हम भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासंघ के साथ एक संधि करें, ट्रीटी करें। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ ये पूरा पैसा हमें वापस दिलवा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का कंट्रोल दुनिया के सभी देशों पर है और हमारा ये पैसा 70 देशों की बैंकों में है। हम संयुक्त राष्ट्र के साथ संधि कर ले, ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन, और उस पर हम साइन करें और पार्लियामेंट से उसका एंडोर्समेंट करा दें, रेटिफिकेशन करा दें, तो संयुक्त राष्ट्र ये पूरा पैसा हमें दिलवा देगा। तो ये तीसरा रास्ता। तो रास्ते तो 3 हैं पैसा वापस लाने के। तो हमने ये कोशिश शुरू की है। पहली कोशिश ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करवाया गया है 1 साल पहले। अभी वो मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे को एक मशहूर वकील राम जेठमलानी लड़ रहे हैं। और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस दिया है कि जिन देशों की बैंकों में ये 330 लाख करोड़ है उनका पूरा अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। तो सरकार ने अभी 70 देशों में अपने अधिकारी भेजे हैं और पैसे का पता कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये बात अगर सामने आ गई तो सारा पैसा वापस लाने के लिए आसान हो जाए। तो ये कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। अगर इसमें हमें सफलता ना मिले तो क्या हो सकता है? हो सकता है ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा 25 साल चले, 30 साल चले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे कई मुकदमे 25-30 साल से पेंडिंग हैं। तो ये भी हो सकता है। तब क्या करेंगे? तब हमने दूसरा रास्ता चुना है कि संसद में हम एक प्रस्ताव करवाएंगे और कानून बनवाएंगे कि 330 लाख करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और ये पैसे को वापस लाएंगे। अब इस कानून को बनाने के लिए 2 सांसद चाहिए जो प्रस्ताव संसद में पेश करेंगे और बाकी सब सांसद उस पर बहस करेंगे और वोट करेंगे। जब बहस होगी इस प्रस्ताव पर तब हम देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, बेईमान नंबर 1 वही है और पैसे उसी के हैं, खाता उसी का। तो सारा देश देखेगा बेईमान सांसद कौन कौन है। और संसद में 2 ही बात होने वाली है, या तो ये प्रस्ताव गिरेगा या ये प्रस्ताव पास होगा। अगर ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा, तो पैसे आ जाएंगे। और अगर बेईमान सांसद ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा और फिर हम एक नया काम करेंगे। अगर प्रस्ताव गिर गया
तो हमने तय कर लिया है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो सारे देश में से 400 नए ईमानदार सांसदों को जिताकर हम लाएंगे और फिर उनसे ये प्रस्ताव दोबारा पास कराएंगे। आप पूछेंगे क्या 400 ईमानदार सांसद जीत कर आएंगे? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? असंभव क्या है इसमें? जब बेईमान जीत सकते हैं तो ईमानदार क्यों नहीं जीतेंगे? चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, लंपट, बेईमान, भ्रष्टाचारी अगर जीत सकते हैं तो सज्जन, ईमानदार, चरित्रवान लोग क्यों नहीं जीतेंगे? बस इतना ही है कि सज्जनों की शक्ति जब तक संगठित नहीं होती तब तक दुष्ट लोग शासन करते हैं और जिस दिन सज्जन इकट्ठे हो जाते हैं दुष्टों को भाग जाना पड़ता है। तो हम सारे देश में सज्जन शक्ति इकट्ठी करेंगे और जिता के लाएंगे। आप बोलोगे कुछ संभावना है? हाँ है। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति पैदा हुए इसी बिहार की पुण्य भूमि से। उनका नाम था परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण। उन्होंने 1974 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उनके आंदोलन को पूरी ताकत से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने दबाया था। और आंदोलन दबाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, मीसा लगाई थी, DIR लगाया था और 1 लाख आंदोलनकारियों को जेल में बंद कर दिया था। माननीय जयप्रकाश जी को 1.5 साल तक जेल में बंद रखा था, लेकिन फिर भी वो आंदोलन टूटा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं। वो आंदोलन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। एक दिन ऐसा आया कि 1977 में श्रीमती गांधी को इस्तीफा देना पड़ा और चुनाव हुआ। तब जयप्रकाश जी पूरे देश में घूमे और उन्होंने लोगों से अपील की कि श्रीमती गांधी के अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे कुछ सांसद चाहिए। भारत के लोगों से उन्होंने अपील की तो भारत के लोगों ने 377 सांसद उनको जिता कर दिए। जयप्रकाश जी के पास ना पैसा था ना पार्टी थी, फिर भी इतने सांसद जीत कर आए। अब जयप्रकाश जी को भारत के लोग 377 सांसद जिताकर दे सकते हैं तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को क्यों नहीं मिलेंगे? मुझे तो लगता है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी तो सन्यासी हैं, उनको तो और ज्यादा मिलेंगे। और ये इसलिए मिलेंगे कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अब अकेले सन्यासी नहीं है। इस अभियान में ऐसे 70 से ज्यादा संत और सन्यासी शामिल हो गए। भारत स्वाभिमान एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, वो इस अभियान में शामिल हैं। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, वो इसमें शामिल है। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, वो इसमें शामिल है। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, कामकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य, उनका आशीर्वाद है इस आंदोलन। एक बहुत बड़े संत हैं मुरारी बापू, वो इसमें शामिल है। एक बहुत बड़े संत हैं सुधांशु जी महाराज, वो इसमें शामिल है। एक बहुत बड़े संत तुल्य व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, गायत्री परिवार के अधिष्ठाता, वो इसमें शामिल है। ऐसे 70 बड़े बड़े संत साधु इसमें शामिल हैं। और एक दिन मैं सोच रहा था कि ये सब अगर निकल पड़ेंगे देश में तो 400 तो क्या 500 सांसद जीत के आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। सांसद जीतेंगे, कानून बनेगा, 330 लाख करोड़ हम वापस लेके आएंगे। और ये 330 लाख करोड़ की जो रकम है, ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको भारत के एक एक गांव को दे दिया जाए तो हर गांव को 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर इस रकम को हर जिले को दे दिया जाए तो हर जिले को 50,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। एक दिन मैंने इसका कैलकुलेशन किया कि 330 लाख करोड़ रुपए से सोना खरीद लिया जाए
तो भारत के हर परिवार को 100 किलो सोना दान में दिया जा सकता है। हर परिवार को 1 क्विंटल सोना दे दें, इतनी रकम है ये। और वही सारे सोने को भारत की सड़कों पे बिछा दिया जाए तो 6,38,365 गांव की सड़कों पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का परत बिछ जाएगा। माने भारत को सोने की चिड़िया तो बना ही लेंगे फिर। भूतकाल में सोने की चिड़िया, भविष्य में भी सोने की चिड़िया। एक बार ये पैसे आ जाएं तो, और ये पैसे आएंगे क्योंकि सन्यासियों की पूरी ताकत लगी है इस काम में और करोड़ों लोगों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है इस काम के लिए। आपको ये खुशी होगी जानकर कि नेता और अधिकारियों को छोड़कर पूरे देश का समर्थन मिल रहा है हमको। जो भ्रष्ट नेता है ना, वो ही थोड़ा हमसे दूर दूर हैं। वो कहते हैं कि ये काम आपका ठीक नहीं है, माने उनकी लूटी हुई रकम जाने वाली है, इसलिए ठीक नहीं है। बाकी हर गरीब, हर अमीर, सारा देश कह रहा है कि ये काम करो और समर्थन हमें मिल रहा। 1.5 साल में हमने 50 लाख लोगों को मेंबर बना दिया इस काम के लिए। समर्थन कैसे मिल रहा है इसका एक अंदाजा बता रहा। तो ये तो होगा काम, रकम तो आएगी। हमने फिर उसके लिए योजना बनाई है कि 330 लाख करोड़ का क्या करेंगे। तो इसके कई रास्ते हैं, जैसे एक कि इस रकम को लाएं और बैंक में जमा कर दें, फिक्स डिपॉजिट में, आरबीआई में। तो इसका साल का ब्याज आएगा 33 लाख करोड़। मूलधन टच ना करें, छुए नहीं, मूलधन को जमा कर दें तो ब्याज ही 33 लाख करोड़ आएगा साल का। और ये इतना ब्याज है कि आज की सरकार की आमदनी से 3 गुना ज्यादा। और इसी ब्याज के पैसे से अगर विकास करें तो 2 साल में देश का पूरा विकास हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में 66 लाख करोड़ मिल जाएंगे। और क्या क्या हो जाएगा उसमें? भारत के हर गांव में 100 उद्योग लग जाएंगे, हर गांव में 100 इंडस्ट्री, 100 उद्योग हर गांव में, 1 नहीं 2 नहीं, 100 उद्योग हर गांव में। इस रकम से हर गांव की सड़क पक्की हो जाएगी, हर गांव में पीने का पानी का व्यवस्था, हर गांव के खेत के पानी की व्यवस्था, हर गांव में हो आयुर्वेद का हॉस्पिटल, हर गांव में स्कूल, हर गांव में कॉलेज, हर गांव को 24 घंटे बिजली। गांव को वो सारी सुविधाएं दे सकते हैं जो दिल्ली को मिली हुई है या बंबई को मिली हुई है या मद्रास को मिली हुई। और रकम खर्च होगी मुश्किल से 60-65 लाख करोड़, इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। गांव का भी विकास और शहरों का भी विकास। भारत सरकार की तो योजना है एक कि सारे देश के गांव शहरों का एक साथ विकास करें, तो 50 लाख करोड़ चाहिए। और अपने पास तो 50 लाख करोड़ 1.5 साल में ही आ जाएगा, और वो भी मूलधन खर्च किए बिना, खाली ब्याज से। और आप सोचो 1.5 साल में विकास हो गया तो फिर दूसरे साल से, तीसरे साल से 33 लाख करोड़ का क्या करेंगे? वो तो आने ही वाली है रकम हर साल, ब्याज तो मिलेगा ही, और विकास तो हो गया सारे देश का। 100 उद्योग हर गांव में कैसे लगने वाले हैं? भारत में 4 लाख गांव में कपास होती है, हर गांव में हम चरखा चलवाएंगे, सूत बनवाएंगे, खादी बनेगी, और उससे सारी दुनिया को हम खादी देंगे। हम खादी बनाएंगे और दुनिया को देंगे। 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें। इसी तरह भारत के 5 लाख गांव में गाय है, बैल है, भैंस है। तो गाय बैल भैंस का गोबर है, इस गोबर को इकट्ठा करो तो उसमें से गैस निकलती है, और उस गैस को मीथेन कहते हैं। उसको सिलेंडर में भर लो तो गाड़ी चलती है उस गैस से। तो गाय बैल भैंस के गोबर से गाड़ियां चलेंगी, डीजल पेट्रोल का खर्चा बचेगा, और गाय बैल भैंस के गोबर से बिजली बनेगी गांव गांव। तो बिजली बना सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, घर का खाना बना सकते हैं। और इस काम में गांव गांव अगर गोबर गैस के प्लांट लगें और सिलेंडर भरने का काम हो, करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिले।